आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है कराची की सड़कों पर पानी, शहरियों का पारा क्यों चढ़ गया, क्या भारत चीन के सामने घुटने टेक देगा, टेस्ट के बाद T20 में भी सुबकी, कौमी टीम कब सुधरेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा बारिशें थमी जरूर है, मगर कराची वालों की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही है। कितने लोग बेघर हैं, कितनों के कारोबार तबाह हो चुके हैं और कितने अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं, ये तमाम तरह आदाद शुमार आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले चंद दिल दहला देने वाले मनाजिर। अब ये चंद अफराद का दर्द नहीं है, ये महज गिनती के अफराद का अलमिया भी नहीं है, बल्कि ऐसी दास्तान कराची के हर जिले में रकम हुई है। कराची में घरों के अंदर पानी दाखिल होते ही दर्द व अलम की नई नई दास्तानें सुनने को मिली। कराची में बरसात में दर्द, तकलीफ और बेबसी की अलामत KEH सोसाइटी की रिहायशी नुसरत आशिक बनी। नुसरत आशिक, जो कि पोलियो की मरीजा थी, जिस वक्त घर में पानी दाखिल हुआ वो अपने घर में अकेली थी। व्हीलचेयर पर बैठी इस खातून को खुद को बचाने के लिए लाख जतन करने पड़े, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। पानी के रैले के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दी। दोनों हाथों और टांगों से महरूम 42 साला नुसरत ने मदद के लिए पुकारा, मगर पानी के शोर में उसकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। एक लम्हे को गौर करें कि नुसरत जिस वक्त खुद को बचाने के लिए जतन कर रही होगी, उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर क्या चल रहा होगा। उसकी बेबसी को शायद अल्फाज का जावा पहनाना मुमकिन नहीं है। इस दर्द को जुबान नहीं दी जा सकती है। इस एहसास को समझना भी शायद हमारे बस में नहीं होगा। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और कराची को एक और स्पेल से खतरा है। कराची में इस साल रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, जिन्होंने 90 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला है। 5 दिन गुजरने के बाद भी कई इलाके कई फुट ज़ेरे आब है, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम नजर आ रहे हैं। NDMA के आदाद शुमार के मुताबिक जून से 30 अगस्त तक बारिशों के बायस पाकिस्तान भर में 163 अफराद हलाक, जबकि 101 जख्मी हो चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार ये बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों कराची में बारिशों और सैलाब के बायस 50 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि दर्जनों ताहाल लापता हैं। शहर में इमलाक की तबाही के हवाले से ताहाल कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। शायद इस हवाले से भी हुकूमत ने कोई तखमीना नहीं बनाया है कि नुकसानात हुए कितने हैं, लेकिन मुल्क भर में इन बारिशों की वजह से 10 सड़कों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन बारिशों की वजह से मुल्क भर में 543 घरों को जुज़वी यानी पार्शली डैमेज हुए हैं, जबकि 1051 घर शदीद नुकसान में दिखाई देते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसानात कराची में हुए हैं। मुल्क भर के अंदर बिलुमूम ये सूरत हाल दिखाई दे रही है, लेकिन बिलखुसूस कराची के अंदर जो तबाही हुई है वो यकीनन नाकाबिल बयान है। लेकिन सियासी क़यादत दूसरी जानिब बहस बयानात दाग रही है। कराची को अपना कहते हैं, मगर इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ के बासियों को चेहरा तक नहीं दिखाया जाता है। कराची से इलेक्शन कैसे जीता जाता है, यानी कराची की जो डायनामिक्स क्या है, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, कैसे यहाँ पर वोट मांगने के लिए लोग आते हैं, कैसे सुहाने सपने दिखाए जाते हैं और वोट लिए जाते हैं। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, लेकिन कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट दिया है। यहाँ से 14 MNAs हैं और 5 MPAs हैं। सियासी क़यादत तो कराची के मामला हल करने के दावे कर रही है, मगर गुज़श्ता 70 सालों से कराची के हालात नहीं बदले हैं। बार बार बातें होती रही हैं, मगर सब वक्त गुजरने के साथ साथ फाइलों में दब गई हैं, उन पर जैसे गर्द पड़ जाती है। अभी 5 साल कबल 10 फरवरी 2015 में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें खदशा जाहिर किया गया कि 2060 तक कराची मुकम्मल डूब जाएगा। यानी अभी 2015 की बात है, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि माजी करीब की बात है। 2015 में ये रिपोर्ट थी जिसमें खदशा जाहिर किया गया था कि कराची मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा 2060 तक। कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस इजलास में इंकशाफ किया गया कि कराची के इलाके मलीर का कुछ हिस्सा समंदर का हिस्सा बन चुका है। खदशा जाहिर किया गया कि 2060 तक बदीन और ठट्ठा के इलाके समंदर में शामिल हो जाएंगे, जबकि कराची 2060 तक समंदर में डूब जाएगा। पिछले 35 साल के दौरान सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाके के 2 किलोमीटर तक समंदर का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि सिंध की 2 लाख एकड़ अराजी भी समंदर में डूब चुकी है। बदीन के 31,000 एकड़ पर समंदर फैल चुका है। अरकान कमेटी ने समुद्री सतह का जायजा लेने के लिए प्लान बनाने की सिफारिश भी की। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल NDMA डॉक्टर आसिफ इनाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती इदारे और इसके इलाकाई समुद्रों के प्रोग्राम ने 1989 में पाकिस्तान को समंदर की सतह बुलंद होने वाले ममालिक में शामिल किया।
NIO की रिपोर्ट के मुताबिक सतह समंदर एक साल में 1.3 मिलीमीटर के हिसाब से पाकिस्तान में बुलंद होती जा रही है, जिसकी वजह से जो डेल्टाई इलाके हैं, नबाताती हयातियाती जिंदगी मुतासर हो रही है वहां पर, और सिंध के अतराफ की जमीन समंदर में धंसती चली जा रही है। इस बारे में आदाद शुमार हमारे पास नहीं है, रिपोर्ट मंजर आम पर आई, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद किसी के कानों पर जू तक नहीं रही। शहर कायद मसीहाई की तलाश में रहा है। शहर कायद 2060 तक डूबने का खदशा है, मगर 1960 में इसी एक सैलाब आया था। ये सैलाब कैसा था, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। Severe flooding hits low-lying areas of Karachi, Pakistan, killing at least 18 people. Many more are reported missing after 16 inches of rainfall in one 24-hour period. Road, air and rail traffic were paralyzed. Residential districts were evacuated and some 25,000 persons were homeless. Office buildings and stores were turned into temporary housing quarters. Future outlook, more rain and further flooding. अभी 1960 की सैलाबी सूरत हाल के मनाजिर हैं, आज की सैलाबी सूरत हाल और 1960 की कंडीशन के अंदर ममासलत नहीं है। उस वक्त जो सूरत हाल थी, आज की सूरत हाल ज़्यादा शदीद दिखाई देती है। जितने मकानात उस वक्त डूबे, जितनी गाड़ियां उस वक्त डूबी, आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियां डूबी हुई दिखाई देती हैं, मकानात डूबे हुए हैं, लोगों के नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये आलमी मौसमी तब्दीली की वजह से हो रहा है, या फिर हुकूमत सिंध और कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से? ये भी एक अलग बहस है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 1989 से ही उस लिस्ट का हिस्सा है, उसमें शामिल है जिन्हें इन तब्दीलियों से खतरा है। पाकिस्तान में एक जानिब मौसम शदीद हो रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ ग्लेशियर्स और पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में 8वें नंबर पर मौजूद है। 1999 से 2018 तक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 9,989 अफराद हलाक, जबकि पाकिस्तानी मईशत को 3.8 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। बैनुल-अक़वामी NGOs और लिव वेब के मुताबिक पिछले 20 साल में मुल्क भर में 150 शदीद मौसमियाती वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें सैलाब है, स्मॉग है, गर्मियों में जंगलात में आग के वाक़यात हैं, हीट वेव्स आती हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, जिससे बड़े बड़े नुकसानात उठाना पड़ते हैं। 2010 के सैलाबों ने 2 बड़े सूबों में 10% से ज़ायद आबादी को नकल मकानी पर मजबूर किया। पाकिस्तान का मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के असरात महसूस किए जा सकते हैं। अलमिया ये भी है कि अवाम और हुकूमत इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। हम इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाले नुकसानात पर सियासत तो कर सकते हैं, टीवी कैमरों के सामने आंसू तो बहा सकते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो करने का काम है उससे कतराया जाता है, उससे दामन चुराया जाता है। इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत आवाम को इस इशू पर एजुकेट करना है, अवेयरनेस देना है, ताकि आवाम इन बदलते हुए हालात के लिए खुद को तैयार कर सकें। वो हुकूमत बिलियन ट्री सोनामी जैसे मंसूबों पर अमल भी कर रही है, लेकिन आवाम को समझाने की ज़रूरत है कि इस वक्त मौसमी तग़य्युर भारत दहशतगर्दी से, यानी इस वक्त जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा खतरा हमसाया मुल्क से दिखाई देता है, शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा ग्रेव कंसर्न मौसमियाती तब्दीली का है, और चैलेंज है जिसे तालीम के ज़रिए निपटाया जा सकता है, एजुकेशन के ज़रिए से निपटाया जा सकता है। लम्हा फ़िक्र ये भी है कि जब इस तरह का वाक़या दरपेश होता है तो बयानात दागे जाते हैं, फ़ोटो शूट्स होते हैं, फ़ोटो सेशंस होते हैं, वक्ती इक़दामात होते हैं, यानी फायर फाइटिंग की जाती है, और फिर एक लंबा सुकूत तारी हो जाता है। यह सवाल उठता है कि कराची को सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? शहर सैलाबी कैफियत से निपटने के लिए मौसर कोशिश क्यों नहीं की जाती है? माहौलियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए बर वक्त हिकमत अमली तैयार क्यों नहीं की जाती है? ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद है, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कराची से MNA आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बारिश कुछ थमने के बाद निकासी आप रेस्क्यू रिलीफ का जो ऑपरेशन जारी है, इकदामात से आप मुतमईन हैं जिस पेस से इस वक्त काम किया जा रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए मौका दिया। बात यह है कि जिस स्पीड से रिकवरी होनी चाहिए थी वो तो है नहीं। देखिए, पानी जो है जिस तरह उसकी निकासी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। पानी जिन लोगों जहाँ बहुत स्लो स्पीड में है और लोग दिन ब दिन जो है परेशानी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि पहले तो लोगों को ये था कि भाई चलें कुछ दिन तक तो बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो है लोगों ने सब्र किया कि जी फौरन शायद रिलीफ का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जी रिलीफ का काम बहुत स्लो है।
अच्छा आफ्ताब साहब, 2 दिन पहले वजीर आजम साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की 3 स्टेजेस पर हेल्प करेगी, 3 सतह पर करेगी। नालों की सफाई होगी, कूड़ा करकट ठिकाने लगाया जाएगा, तजावुजात का खात्मा उसमें शामिल है और पीने का साफ पानी उसकी फराहमी शहरियों तक मुमकिन बनाने की जो है वो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो बताएगा कि इस मामले में वफाकी हुकूमत ने किस कदर सपोर्ट दिया अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ये मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है सर? ये पहली बात तो ये कि जी नालों की सफाई तो कुछ अरसे से शुरू की हुई थी, लेकिन वो भी जिस स्पीड से होनी चाहिए थी नहीं हुई। अगर हुई होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। हालांकि एनडीए को भी देने के बावजूद ये सूरत हाल वो नहीं हुई, क्योंकि उनको सिर्फ 3 नाले दिए थे, लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जितने भी काम है ये तो टाइम टेकिंग है, ये इतनी जल्दी का नहीं है इस वक्त। तो क्या आपको लगता है कि ये मुस्तकिल हल है कराची के इश्यूज का? मतलब नाले साफ करना, जैसे आप कह रहे हैं कि एनडीएमए ने किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फ्लडिंग की सिचुएशन आ गई, फिर तजावुजात का खात्मा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद मामला वही के वही रहते हैं। कूड़ा करकट के हवाले से आपको पता है कि कितनी कैंपेन्स रन की गई हैं, वफाकी हुकूमत भी बैठी, सूबाई हुकूमत और फिर जिला इंतजामिया ने भी एक कैंपेन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इन इश्यूज को एड्रेस कर लेने से मुस्तकिल हल मिल पाएगा कराची को? अच्छा देखिए, ये इसके बगैर हल भी नहीं है, लेकिन ये जो है ये टाइम टेकिंग है। लोग इस वक्त जो है बहुत जबरदस्त तरीके से परेशान है, वो फौरी रिलीफ चाहते हैं। अच्छा, फौरी रिलीफ क्या है कि लोगों के घरों से पानी निकले, लोगों की गलियों से पानी निकले और लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आए। अभी मेरे पास एक कैमरामैन आया हुआ, वो बता रहा है कि आफ्ताब भाई मैं जो अपने घर से चला था तो कपड़े दूसरे थे, अभी यहाँ पर आप तक जब पहुंचा हूं तो कपड़े दूसरे हैं। कि मतलब ये हालत ये हुई है कि बगैर पानी के से गुजर के कोई कहीं जा भी नहीं सकता और आ भी नहीं सकता। लेकिन ये तो जब तक फौरी रिलीफ का काम नहीं किया जाएगा, पानी लोगों की नॉर्मल जिंदगी को लोगों को नहीं लाया जाएगा। अच्छा साहब, अब ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुसूसन नुमाइंदों से किया जा रहा है। कराची के अवाम कहते हैं कि हमने भारी मैंडेट दिया है, खुसूसन पीटीआई के मेंबर्स को, 14 एमएनएज हैं, 5 एमपीएज हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। यानी इससे पहले तो फोटो सेशंस के अंदर, शूट्स के अंदर दिखाई देते रहे, लेकिन जैसे ही पानी बढ़ा है या फ्लडिंग की सिचुएशन हुई है, वो अमली मैदान में नजर नहीं आया है। ये शिकवा है कराची के अवाम का, आप तायीद या तरदीद कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे एमएनएज एमपीएस जो है ऑन बोर्ड है और लोगों के साथ राब्ते में। मैं ये अभी एक चैनल मेरे पास आया हुआ है, आज चैनल, उसका जो कैमरामैन है, आप उससे पूछेंगे, वो कह रहा था कि आफ्ताब भाई आप परसों इतनी शदीद बारिश के अंदर मेरे इलाके के अंदर आप घूम रहे थे। तो ऐसा नहीं है, हम इलाके के अंदर, लेकिन मेरे घूमने से मसला हल नहीं होता। हम सिर्फ दाद रसी तो कर सकते हैं, लेकिन उस दाद रसी को भी किस हद तक लोग बर्दाश्त, इस हद तक तो खुश हो जाते हैं कि जी उनका मुंतखब नुमाइंदा है, लेकिन वफाक की नुमाइंदगी मैं करता हूं, मगर जो है मामला सूबाई है। और मेरा ख्याल है कि फिर देखिए ना आफ्ताब साहब, ये ज़ख्मों पे नमक पाशी के मुतरादिफ है कि वफाक ये कहे कि मामला सूबाई है, सूबाई हुकूमत कहे नहीं ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के करने का काम था, वो नहीं कर सके। अब तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर बैठना चाहिए ना, एक टेबल पर होना चाहिए। यही जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि ये बात, लेकिन हकीकत भी तो उससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता कि सूबाई मामला था, शहरी मामला था, और दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि जी अपने इलाके के जो कराची के और अंदरून सिंध के भी मामला को सही बेहतर करें। लेकिन ये कोई आज के नहीं है, 2 साल के नहीं है, कोई 3 साल के नहीं, ये तो पिछले 25-30 साल का मामला है। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं ना। मेरा एक सादा सा सवाल है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या वफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर है? अच्छा देखें, मैं एक आपको मेरी अपनी राय है, वो देने का हक तो मुझे मौजूद है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटर एक टेम्परेरी पोस्ट है, ठीक है। अगर वक्त पर आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो, लेकिन उसके लिए अगर ये सारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और एक आदमी के नाम पर मुत्तफिक हो जाएं और जितने एडमिनिस्ट्रेटर लगाने, ताकि वो जो बीच में गैप है, इसका मतलब अभी मुत्तफिक नहीं है सर, अभी डिवाइड है इसका मतलब स्टेक होल्डर्स में। और जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं आफ्ताब साहब, तो स्टेक होल्डर से क्या मुराद होता है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेक होल्डर कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, एमकेएम स्टेक होल्डर है, एंड दैट्स इट? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी राय में तो हर वो आदमी स्टेक होल्डर है जो कराची में रहता है। देखिए बात यह है कि वफाक की, अगर वफाक को एमएनए 14 नहीं दिए होते कराची में, तो वफाक में पीटीआई की हुकूमत नहीं होती। इसी तरह सूबे के अंदर अंदरून सिंध की जो पार्टी पीपल्स पार्टी है, अगर उसको अंदरून सिंध के लोगों ने वो सीटें नहीं दी होती तो सिंध की हुकूमत उसके पास नहीं होती। शहरी हुकूमत अब खत्म हो गई है, लेकिन शहरी हुकूमत को शहरी लोगों ने उनको वोट दिया, उनको मुंतखब किया, उनके पास मेयरशिप थी। लेकिन बात, और उस आवाम सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है, जिसका मसला है उसकी तरफ हम एड्रेस करने के बजाय हम पार्टियों की तरफ एड्रेस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ
कि इस वक्त हमें सारे इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों को ऑन बोर्ड लेते हुए हमें चाहिए कि हम किसी एक नाम पर भी इत्तफाक करें और कराची के इश्यूज के ऊपर हमें बैठना चाहिए, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक, और यही बॉटम लाइन है। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से एमएनए आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है, इस मामले को उठाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी का मामला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख सेक्टर में पेंगोंगसू झील के पास एक बार फिर झड़प हुई है और इस नई झड़प की खबर एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है कि जब दोनों अफवाज के आला एहलकार सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए, मामलात को डिफ्यूज करने के लिए पहले से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज भारतीय वजारत दिफा ने एक बयान जारी किया है और वजारत दिफा के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात के दौरान चीनी फौज ने सरहद पर मौजूदा पोजीशन को तब्दील करने की इश्ताल अंगेज कोशिश की है। भारतीय फौज ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने पेंगोंगसू झील के जुनूबी किनारे पर चीनी फौज के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है। भारत की जानिब से सरहदी टकराव पर प्रेस रिलीज तो जारी कर दी गई है, ताहम इसकी नौयत के बारे में अबहाम पैदा किया गया है। ये झड़प में शदीद नौयत की भी हो सकती है, क्योंकि इसी साल जून में झील के जुनूबी हिस्से पर दोनों फौज के दरमियान एक टकराव हुआ था, जिसमें भारतीय फौज के 20 जवान हलाक हुए थे जबकि 75 जख्मी हुए थे। उस वक्त चीन और बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारों ने खबर जारी की थी, मगर भारतीय वजारत दिफा की तरफ से कोई भी खबर जारी नहीं की जा रही थी, ना तायद की जा रही थी, ना तरदीद की जा रही थी। एक खामोशी थी और वो खामोशी कई सवालात खड़े कर रही थी। चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान जिस इलाके में झड़प हुई है वो दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से कुछ ही दूर इंतहाई अहम दौलत बेग ओल्डी शिविक रोड गुजरती है। चीन की सरहद के नज़दीक वाक़े दौलत बेग ओल्डी में इंडिया का फ़ज़ाई अड्डा वाक़ है। इससे कबल 24 अगस्त को भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने खबर रसा इदारे ANI से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि लद्दाख में चीनी फौज के तजावुजात से निपटने के लिए फौजी ऑप्शन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसे उसी वक्त इख्तियार किया जाएगा जब फौजी और सफारती सतह पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। अब सवाल तो यह भी उठता है कि क्या भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं? क्या भारतीय फौज चीन के साथ महाज़राई के लिए तैयार है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। दोनों ममालिक की फौजी सलाहियत का जायजा लिया जाए तो तरबियत, जोग्राफियाई बर्तरी और फौजी सलाहियत में चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत पाकिस्तान के मामले में जारहाना रवैया इख्तियार करता है, लेकिन चीन के मामले में हमेशा दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की है। भारत के पास चीन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद इलाके में मौसम तब्दील होने के बाद वहां भारतीय फौजी खुद अपनी बका की जंग लड़ रहे होते हैं। वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज के बाद श्रीनगर लिया रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, ताहम वहां से फौजी कॉन्वॉय गुजरते रहे हैं। ऐसा ही जून में भी हुआ था। जून में होने वाली लड़ाई के बाद भी देखा गया, मगर भारत लाख कोशिशों के बावजूद, लाख जतन करने के बावजूद चीन के खिलाफ महाज़राई का ऑप्शन इख्तियार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की गिरती हुई मईशत, फिर सर्द मौसम, यकीनन वो भी चैलेंजिंग होगा। इस दौरान बढ़ने वाले फौजी अखराजात उठाने के काबिल नहीं है इस वक्त भारत। इसी तरह बर्फबारी के दौरान मरकजी शाहराहें बंद होने के बायस भारतीय फौजियों को कुमक भी नहीं मिल सकती है। चीन इस वक्त भारत को माशी तौर पर चारों अतराफ से घेरे हुए है। भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान तक रसाई के लिए चीन खुसूसी शाहराह तामीर कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी चीन ने बंदरगाह तामीर की है, जिस पर चीन को मालिकाना हुकूक हासिल हैं। इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी चीन के तिजारती ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अब यही नहीं है, बल्कि CPEC के जरिए भारत चीनी माशी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इसी तरह भारत चीन के साथ किसी भी किस्म की लड़ाई का खतरा मोल नहीं ले सकता है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का साबिका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्या इस पोजीशन में है? भारत के पास जवाबी कार्रवाई के लिए ऑप्शन क्या हो सकते हैं? क्या जवाबी कार्रवाई की बजाय भारत एक बार फिर माजरत खाना रवैया इख्तियार करेगा? सरहदी कशीदगी के मामले में किसका मुकद्दर होगी? क्या भारत चीन के जाल में मुसलसल फंसता चला जाएगा? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। खबरें सामने आ रही थी कि भारत और चाइना के माबैन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी और फिर मिलिट्री फ्रंट पर भी कोई मीडिएशन हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आज ये पता चला कि टेंशंस एक बार फिर बढ़ रही हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है फिर से पेंगोंगसू लेक के पास। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या उन मुज़ाकरात की नाकामी का नतीजा है कि एक बार फिर से भारत और चीन के माबैन टेंशन बढ़ रही है? यार मेरे ख्याल में वो कामयाब तो कभी भी नहीं थे और ना ही उसकी उम्मीद होनी चाहिए थी। ये टेंशन एक तरह से बढ़ नहीं रही है, अब यही है।
तो वो बयानबाजी आप कह लें या एक ये जो इंडिया, चीन और भारत के दरमियान, लेकिन और दूसरे मुल्कों के दरमियान भी, भारत और चीन और अमेरिका के दरमियान अब टेंशन ऊपर ही रहेगी। उस टेंशन के बीच में कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन उस गुफ्तगू का ये मतलब नहीं कि सब भला चंगा है, सब ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड चीज़ है और हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये ऐसा ही होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ी देर में दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा धीमा हो जाए, लेकिन इसको बिल्कुल धीमा नहीं किया जा सकता। ये अब ऐसा मसला नहीं रहा कि जो बिल्कुल गायब हो जाएगा। कोशिश सिर्फ यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी खुसूसन फौजी तौर पे कार्रवाई हो जो फिर बिल्कुल हाथ से निकल जाए। तो मेरे ख्याल में जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो एक कशीदगी का जो एक तसलसल है, उस तसलसल में एक थोड़ी सी हमें राइज नजर आई है और हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि ये राइज आती रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जून में भी इस तरह की कशीदगी हुई थी, उस पर भारत की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई थी। चीनी मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा था लेकिन भारत खामोश था, कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। अभी ये जिस टेंशन को रिपोर्ट किया जा रहा है उस पर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि ये टेंशन बड़ी है। तो आपके ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इसको करना, क्या भारत उससे क्या अचीव क्या करना चाहता है इसको रिपोर्ट करके? देखिए, एक तो भारत ये अचीव करना चाहता है कि मुल्कों की अपनी भी सियासत होती है ना, तो मोदी साहब पे जो प्रेशर पड़ा है उसके बाद, और अगर हम देखें कि जब से मोदी साहब की ये सेकंड टर्म शुरू हुई है तो शायद किसी चीज़ पे उन पे इतना नेगेटिव प्रेशर नहीं आया जितना चीन की जो कशीदगी थी उस पे आया कि जी आपने कुछ भी नहीं किया और आपने तो बस जी हार मान ली। उनका जो मीडिया था उसने अमूमन वो मोदी साहब के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन इस पे दिखाया। तो एक तरह से तो उनके लिए सियासी तौर पर यह ज़रूरी है कि वो ज़रा जो है ना थोड़ी सी मसल दिखाएं। तो एक तो पहलू है। दूसरा, जो भारत का मीडिया है मेरे ख्याल में वो खुद बहुत, हम जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से, आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो बड़ा एग्रेसिव मीडिया, और वो जो है ना एक तरह से वो फ्रॉथ एट द माउथ होता है, तो उनकी इसकी पार्टली वो चीज़ भी है। सो मेरा इसमें कहने का मकसद ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये ही नया नॉर्मल है। अब ये ही नया नॉर्मल है कि जिसको हम देखेंगे। तो चीन जो है उसकी अमूमन कोशिश ये होगी कि जी हमने जो करना है वो कर लेंगे, क्योंकि उनका मुल्क और उसका निज़ाम फ़र्क है। भारत में हमें वो उबाल जो है बाहर आता हुआ नजर आएगा और खुसूसन मीडिया पे नजर आएगा। इसकी आई डू नॉट थिंक कि इसकी कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी वैल्यू है कि जी भारत जो है कोई बहुत लेकिन बड़ा। डॉक्टर साहब देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीनी बर्तरी है वो तो कायम हो गई, क्योंकि वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको जब चीन ने ऑक्यूपाई किया है तो उसके बाद भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत को क्योंकि अपनी इंटरनल जो सिचुएशन है, जो प्रेशर बढ़ रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए मोदी सरकार को ये करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर जो भारत पर बढ़ रहा है ये तो फिर आने वाले दिनों में मजीद बढ़ता चला जाएगा? तो ऐसे में भारत के पास ऑप्शन क्या है सर? बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद, आपने जो बात की 100% दुरुस्त है कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक और इसके पहलू है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, वो ये है कि ये सारी कार्रवाई से ये साबित हो गया जो बात पाकिस्तान कहता है और मेरे ख्याल में ज़्यादा कहनी चाहिए, कि कश्मीर का जो मसला है, जो कश्मीर का मसला है जो उन्होंने अगस्त में हरकत की, उसका जो है इम्पैक्ट सिर्फ भारत और पाकिस्तान पे नहीं है, उसके 4 फरीक हैं, भारत है, पाकिस्तान है, सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीरी हैं और चीन है। तो इस सारी हरकत से अब एक ये बात तो बिल्कुल सामने आ गई कि चीन ने कह दिया कि वो जो आपने किया था ना पीछे, वो सिर्फ पाकिस्तान उसमें नहीं है, ये तो इलाका, इस पे तो हमारा भी हक बनता है और हम भी इस पे, हमारा भी इस पे क्लेम है। तो भारत को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में यहाँ मसला ये है कि भारत जिस किस्म की कार्रवाई या जिस किस्म की सफारतकारी करता है पाकिस्तान के बारे में, वो चीन के बारे में नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि अगर भारत इस मामले को डिफ्यूज करना चाहता है या मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए तो 5 अगस्त वाले इक़दाम को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर वो वापस लेता है तो तभी मामला आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये समझा जाए? हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 5 अगस्त को वापस लेगा, और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि भारत इसको डिफ्यूज करना चाहता है। मेरे ख्याल में भारत ने इंटरनलाइज कर लिया है कि जनाब चीन के साथ ही जो कशीदगी है अब ये इस उबाल पे रहेगी, और एक तरह से सच्ची बात ये है कि भारत के लिए थोड़ा सा इसमें शायद फ़ायदा भी है। चीन के साथ थोड़ा सा पंगा लेने में वो अमेरिका को भी एक मैसेज देते हैं कि जनाब चीन दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चीन और अमेरिका की जो इस वक्त एक टग ऑफ वॉर चल रही है, उसमें जो है भारत की एक तरह से अहमियत बढ़ जाती है कि देखो हम जो है ना, हम वाहिद मुल्क हैं जो चीन को टैकल कर रहा है। तो कहने का अगेन मसला, मतलब ये नहीं है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये न्यू नॉर्मल है।
आई डू नॉट थिंक कि इस वक्त जो है नई दिल्ली में मोदी साहब ये सोच रहे हैं कि इसको हम मसले को हल कैसे करें। आई थिंक वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मिनिमाइज डैमेज और मैक्सिमाइज पॉलिटिकल गेन। लेकिन चीन और भारत ने एक तरह से ये फैसला कर लिया है कि उनकी जो कशीदगी का उबाल है वो रहेगा दोनों। लेकिन ऐसे मुल्क हैं कि उस उबाल का मतलब ये नहीं है कि उनके दूसरे ताल्लुकात नहीं होंगे। आप साथ देखेंगे कभी कभार ट्रेड की भी बात जी, मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि इट्स अबाउट सेविंग योर इकोनॉमीज देन, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है चीन और भारत के माबैन वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो आपको लगता है कि उसको ठेस नहीं पहुंचेगी, वो भी चलता रहेगा और यहाँ पर ये जो हल्की फुल्की मौसीकी है ये भी चलती रहेगी? बिल्कुल, बड़ा अच्छा लफ्ज किया आपने। हल्की मुल्की मौसीकी जो है उसमें अब तबला जो है वो तेज हो गया, तो अब वो तेज तबले के साथ चलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। और देखें जो भारत की हरकत है या भारत की जो भी कार्रवाई है उसका ताल्लुक सिर्फ चीन से नहीं है, उसका ताल्लुक इससे भी है कि चीन ईरान में क्या कर रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते की खबर थी, राइट। सो ये सारा जो रीजनल सिनारियो बन रहा है उसमें वो इतना तगय्युर है और इतनी डायनामिक है और इतनी अनसर्टन है कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त बहुत तेजी से इसका फैसला नहीं करेंगे, वो इसको उबाल पे रहने देंगे। कोशिश उनकी ये होगी कि जिस तरह जब आप पकाते हैं ना हांडी, तो तेज आंच जरूर कर दो लेकिन इतनी ना करो कि सारा सालन बाहर आ जाए, उबल जाए। सो दोनों की कोशिश मेरे ख्याल में इस वक्त ये होगी कि इतना ना बढ़ जाए कि हम संभाल ना सकें, लेकिन बोथ कैन इंटरनलाइज सम लेवल ऑफ टेंशन। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि अगर हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें तो कुछ और स्टेक होल्डर्स भी इस खित्ते में बहुत इंटरेस्टेड हैं, मतलब व्हेन इट कम्स टू CPEC एज वेल। तो उसमें जो एक नई सफबंदी होती हुई दिखाई दे रही है, खुसूसन क्वाड्स की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सिचुएशन के क्वाड्स के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और फिर अमेरिका या जो दीगर स्टेक होल्डर्स वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस मामले पर? यार क्वाड्स जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में सफबंदी हो नहीं रही। हर एक जो है ना वो देख रहा है कि मैं किधर जाऊं और वो अपने ऑप्शंस भी ओपन रख रहा है। इस वक्त तो क्वाड आपको ये नजर आता है कि भारत, अमेरिका, जापान कम से कम एक किस्म के डायरेक्शन में है। मिडिल ईस्ट के कुछ जो ममालिक हैं उनकी लीनिंग उधर है, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम, क्योंकि तब्दीली इतनी सख्त है और हर एक को नजर आ रहा है कि यार ये तब्दीली अभी खत्म नहीं हुई, तो हमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा, हमें नहीं पता कि नई सफबंदी क्या बनेगी। तो उस किस्म में आपकी स्ट्रेटेजिक इंपल्स ये होती है कि बहुत जल्दी फैसला ना कर लो कि मैं इसकी साइड पे हूं, क्योंकि आपने गलत साइड चूज कर ली तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यही मेरे ख्याल में चैलेंज पाकिस्तान का है। आपने जो इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मसलन मेरे ख्याल में अगर पिछले 2-3 हफ्ते में बड़ी खबर है इस तमाम हवाले से, तो वो उसका ताल्लुक ईरान से है और ईरान और चीन से है। तो ये जो सफबंदियां बन रही हैं, चाहे वो CPEC हो, वो CPEC से ज़्यादा भी है, वो ये है कि ये तमाम रीजन जो है कैसे बैठेगा। और उस पर जो सबसे गहरी नज़र है वो तो यकीनन अमेरिका की है और उसके साथ साथ है चीन की, क्योंकि वो दो बड़े फरीक हैं। सो इन सम वेज चीन और अमेरिका की जो सुपर पावर गेम है इस वक्त, उसका जो मैदान है वो ये हमारा नेबरहुड बना हुआ है। एक मुल्क का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया और मेरे ख्याल में वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हवाले से हम अमूमन चीन का नहीं सोचते, हम अमेरिका का सोचते हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं। लेकिन अगर जो ज्योग्राफी अभी हमने डिस्कस की, जिसमें ईरान आया, पाकिस्तान आया, भारत आया, चीन आया, तो कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान उसमें ना हो? अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े रिस्पेक्टेबली मुझे टोकना पड़ रहा है यहाँ पे, उसके लिए माजरत, मुझे ब्रेक पर जाना है। सर मुझे बस क्विकली बता दीजिएगा, वन लाइनर क्या होगा कि इस नई सफबंदी की अगर होती है तो हमारी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए सर? मेरी तो बड़ी सीधी सी राय ये है कि पाकिस्तान को नीवे नीवे रहना चाहिए। हमारी ओरिएंटेशन, हमें अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त, हम न्यूट्रल तो नहीं रह सकते, लेकिन किसी और के झगड़े में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो शायद करना पड़े, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी की जनाब कि हम इस टीम में हैं और दूसरी टीम से कुटी, तो उसका हमें बहुत महंगा नुकसान पड़ेगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर CPEC का महाज भी तो बड़ा गर्म है और इसके होते हुए क्या वो नीवे नीवे रहना पॉसिबल है जिसको आप कह रहे हैं सर? बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। CPEC को हमें एज एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट जिक्र करना चाहिए। लेकिन चीन तैयार है कि हम नीवे नीवे रहें। चीन हमें नहीं कह रहा, इस वक्त तक हमें चीन नहीं कह रहा कि तुम अमेरिका से कुट्टी कर लो और मेरी तरफ आ जाओ। अगर कोई कह रहा है तो शायद अमेरिका कहेगा। चीन भी यही चाहता है कि हम अपने ऑप्शंस ओपन रखें, क्योंकि हमें इन अ वे हमारे जो अमेरिकन ताल्लुकात है उसका चीन को भी फायदा होता है। हिस्टोरिकली भी हुआ है, फ्यूचर में भी हो सकता है। बिल्कुल। नीवे नीवे रहने का मतलब ये नहीं है कि खामोश हो जाए, गायब हो जाए। नीवे नीवे का ये है कि बड़क ना मारे
और दूसरों की जंगों में फजूल पंगे मत करें। बिल्कुल ठीक है, और हालात को देखते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजूहात क्या है। पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा T20 इंटरनेशनल हारा है, उसके बाद बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो सामने आ रही हैं। इन तमाम तर मामलों पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में 2 माह हो चुके हैं। इन 2 माह के दौरान उन्हें क्वारंटाइन की तकलीफ से गुजरना पड़ा, तन्हाई के दौरान नफ्सियाती मसाइल का सामना भी किया, मगर ये टीम ताहाल खेल के मैदान में अपनी नफ्सियाती बर्तरी पैदा नहीं कर सकी है। टेस्ट सीरीज में बल्लेबाज गेंद से ऐसे दूर भागते थे जैसे कोरोना वायरस इसी बॉल पर मौजूद हो। बल्ले को हाथ में पकड़ते ही फौरी तौर पर पवेलियन की जानिब दौड़ते ताकि इसको डिसइंफेक्ट किया जा सके। कौमी क्रिकेट टीम ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान समाजी दूरी इख्तियार की, लेकिन ये समाजी दूरी खेल के मैदान से थी। खिलाड़ी गेंद और बल्ले से दूर भाग रहे थे। शायद यही वजह है कि इस टीम को गुज़श्ता 2 माह से जीत की लज्जत महसूस नहीं हो सकी है। वो फतह के एहसास से बेगाना है। अभी कल के मैच ही को देख लें, बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी ऐसी तमन्नाएं थी, दावे लेकर बाबर 11 मैदान में उतरी, लेकिन बेहतरीन स्कोर बनाया। कौमी टीम अपने स्कोर का दिफा करने में कामयाब नहीं हो सकी। फखर जमान और बाबर आजम पहले 6 ओवर्स तक फील्ड में मौजूद रहे, लेकिन फिर एक गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए फ़खर ने पवेलियन की ली। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की और अपनी ली। उनके बाद मोहम्मद हफीज़ ने चौकों और छक्कों की बरसात की। इंग्लैंड का भी अंदाज पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं था, यानी जवाबी वार में इंग्लैंड की तरफ से खूब किया गया, लेकिन शादाब खान की उम्दा बॉलिंग यके बाद दीगरे दोनों ओपनर्स को पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम में शाहीन खान अफरीदी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 3 ओवर्स में 44 रन दिए। ना किस स्ट्रैटेजी, ना किस हिकमत अमली के बाइस पाकिस्तान जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवा बैठा। पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तमाम फॉर्मेट्स में बुरी तरह नाकाम हो रहा है। एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तानी बॉलर्स की धाक थी और फजल महमूद से लेकर इमरान खान तक पाकिस्तानी बॉलर्स का डंका बजता था। इसके बाद जो 2Ws हैं वो आए, वो पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए एक सुनहरा दौर साबित हुआ। जब वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी मैदान में उतरती थी तो तहलका अंगेज साबित होती थी। 90 की दहाई में इन दोनों बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट में मजमूई तौर पर 562 विकेटें हासिल करके हरीफ टीमों की नींदें उड़ा दी। इमरान खान और वकार यूनुस टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे, कामयाब बॉलर्स रहे, जबकि वसीम अकरम और मोहम्मद आसिफ की बेहतरीन आलमी रैंकिंग नंबर 2 रही है। टेस्ट क्रिकेट में कई पाकिस्तानी बॉलर्स रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट का यह दौर आ गया है कि आईसीसी के टॉप 10 बॉलर्स में एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं है। जब आप टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त पर नजर डालते हैं तो टॉप 13 में कोई भी पाकिस्तानी बॉलर दिखाई नहीं देता है, यानी कोई पाकिस्तानी बॉलर 3 में ना 13 में है। अफसोस का मकाम यह है कि टेस्ट क्रिकेट में जिन 33 बॉलर्स ने 300 से ज्यादा विकेटें हासिल की हैं, उनमें पाकिस्तान के सिर्फ 3 बॉलर्स इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस ही शामिल हैं। जबकि 90 की दहाई में क्रिकेट की दुनिया में वापसी के बाद जनूबी अफ्रीका के 5 बॉलर्स ये संगे मील हासिल कर चुके हैं। इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस के अलावा कोई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेटें मुकम्मल नहीं कर सका है, जबकि पाकिस्तान का कोई भी स्पिनर आज तक टेस्ट विकेट्स की ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल नहीं कर सका है। बल्कि यूं कह लें कि सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले दुनिया के 10 स्पिनर्स की फहरिस्त में एक भी पाकिस्तानी स्पिनर शामिल नहीं है। जब वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर या फिर स्पिनर टीम में मुस्तकिल शामिल नहीं रहेंगे, बार बार चेंजेस आती रहेंगी, तो टीम यूं ही रिस्पॉन्ड करेगी, यूं ही सीरीज और मैच हारती रहेगी। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, जो एक बेहतरीन बॉलर और कप्तान रहे हैं। उनका इम्तहान है कि वो अपने इस अजीम असासे को कैसे महफूज बना सकते हैं। यकीनन ये रियल टेस्ट है। क्रिकेट से अकरबा परवरी, सियासत और पर्ची सिस्टम का खात्मा कैसे कर सकते हैं, क्रिकेट में हकीकी टैलेंट को कैसे मौका फराहम कर सकते हैं। यकीनन अगर वजीर आजम चाहें तो इस इम्तहान में सुरखरू हो सकता है। या एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद कोरोना खुशखबरी के साथ हाजिर होंगे। एक मैदान में वजीर आजम मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, दिक्कत में हैं, वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे मैदान में कोरोना क्राइसिस में किस तरह वजीर आजम और फिर पाकिस्तानी कौम कामयाब हुई है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। जुलाई के वर्ष से हर 4 रोज में दुनिया में 10 लाख मजीद कोरोना केसेस रिपोर्ट होते आए हैं। इस वक्त दुनिया भर में वायरस के कंफर्म केसेस की तादाद इतवार को 2.5 करोड़ से तजावुज कर गई है, जबकि भारत ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 78,761 केसेस रिपोर्ट होते हुए एक संगे मील अबूर किया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी देखने में आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 213 नए केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और ये तादाद 4 माह बाद सबसे कम तादाद है। यकीनन ये कौम के लिए एक हौसला अफजा अमर है।
ये सब मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के विजन के मुताबिक उनकी कोशिशों और उनकी स्ट्रैटेजी के बायस मुमकिन हुआ है। लेकिन दुनिया भर परेशान है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी कोरोना वायरस पर काबू कैसे पाया है। ये एक मुअम्मा बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। एक जानिब लॉकडाउन का शिकार दिहाड़ीदार मजदूरों का ख्याल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम के अंडर बहुत बड़ी तादाद के अंदर खतीर रकम जो है वो सर्व की है। दूसरी जानिब एक वाज़ेह और मुद्दल्लिल मनसूबाबंदी के बायस मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान की ये कोशिश, इसको जितना सराहा जाए वो कम है। ये सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। उम्मीद की जाती है कि मुस्तक़बिल करीब में भी पाकिस्तान इस वायरस से मुकम्मल पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद ये हो चुकी है कि कोरोना वायरस के खात्मे के साथ ही मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आना शुरू होगी। मईशत का पहिया घूमेगा और कौम के लिए खुशहाली का शुरू हो जाएगा। इसी दुआ के साथ, इसी नेक तमन्ना के साथ, ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।